हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मई मंथ की है। तो इसमें हम लोग कल स्टार्ट किए थे इन्वायरमेंट। तो चलिए इन्वायरमेंट के आज हम लोग सेकंड लेसन देखने वाले हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे देख लीजिए कि गैस लीक जो विजाक में हुई थी आंध्र प्रदेश में, उसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 निकल कर आई है, उसके बारे में देखेंगे। फिर इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी है, उसके बारे में देखेंगे। तो इससे रिलेटेड क्विज जो है हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे आज मॉर्निंग में। तो इससे रिलेटेड और भी जो डिटेल्स है वो आज आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। तो मुझे लगता है ये 3 टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस कर पाऊंगी, और भी टाइम मिलेगा तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक भी यहाँ पे देख लेंगे। बट कल जो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कुछ यहाँ पे लेसन देखे थे, तो उसके लिए आज कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग को अगर प्रीवियस लेसन देखनी है या फिर प्रीवियस मंथ की लेसन देखनी है, तो बस आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहले ये कुछ क्विज़ देख लीजिए जो कि कल मैं आपसे आईआर की पूछी थी, तो आप लोग ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है। ऐसे ही आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए, क्योंकि इससे काफ़ी का फ़ायदा होगा। मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाती हूँ। अगर एक्स्ट्रा टाइम मैं आप लोग के लिए एफर्ट्स दे रही हूँ, तो आप लोग का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी अपने लिए यहाँ पे काम करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको बतानी है कि ताइवान किस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे मेंबर नहीं है। एक तो यहाँ पे WHO है और दूसरी है यूनाइटेड नेशन। ओके, साथ ही आपको बताना है कि यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है ताइवान, लेकिन यहाँ पे नाम किस चीज़ से, तो चाइनीज़ ताइपी है। क्योंकि यहाँ पे ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री जैसा नहीं अभी जो है हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए। हम लोग क्या डिक्लेयर नहीं किया गया, इसको देखा नहीं जाता, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता कि एक अलग से कंट्री है। चाइना ने इसको अपने अंडर में ले लिया है, तो हर जगह जो है चाइना यही दिखाने का कोशिश करते कि ताइवान जो है वो उसी के अंडर में है, और उसको नाम भी जो दिया गया है वो चाइनीज़ ताइपी भी दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो मेंबर है वो WTO का मेंबर है। WTO में ही आपको देखने को मिलेगा चाइनीज़ ताइपी के नाम से, लेकिन WHO और यूनाइटेड नेशंस का ये मेंबर नहीं है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जो डिसएग्रीमेंट हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में, तो यहाँ पे आपका कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट था। तो 2 स्टेट है जो कि इंडिया से लगती है, एक है उत्तराखंड और दूसरी है बिहार। तो यहाँ पे उत्तराखंड की अगर बात करूँ तो एक तो है लिम्पियादुरा, दूसरा है यहाँ पे आपका काला पानी, और तीसरा कौन सा है, लेपू लेक। ठीक है, तो ये 3 रीजन है जहाँ पे उत्तराखंड वाले रीजन से जो है यहाँ पे आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है। लेकिन आपका बिहार में आप देखोगे कि एक रिवर है, उससे आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसका नाम है यहाँ पे सुस्ता। ओके, तो सुस्ता है जगह भी याद रखिएगा, उससे एक आपकी रिवर भी निकलती है, वहाँ पे आपका जो है कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, तो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस जो है एक नाम का जब यहाँ पे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब उस समय इसको हम लोग बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये 1961 में हुआ था, और यहाँ पे इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया के लीडरशिप के तहत ही हुआ था। ओके, बात करते हैं 1 कंट्री 2 सिस्टम की। तो ये कौन से कंट्री से आपका रिलेटेड है। यहाँ पे एक कंट्री है लेकिन 2 सिस्टम चलता है, तो कौन सी है यहाँ पे, चाइना और हांगकांग को लेकर इस तरीके का स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ पे चलता है। ओके, चाइना और हांगकांग। आइए कुछ आज की क्वेश्चंस देख लीजिए। सबसे पहले आपको बतानी है कि इकोसिस्टम रीस्टोरेशन से आप लोग क्या समझते हो। सेकंड है कि साइक्लोन स्टर्म है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मेकुनु है और लुबान है। तो ये कौन कौन से कंट्री में आपका हिट किया, तो ये बताना है। इनिशिएटिव 20x20 ये किस कंट्री की है और किस चीज़ से रिलेटेड है, इसमें इसका एम क्या था, ये आपको बताना है। साथ ही आपको जो 4 स्पेसीज है लोकोस्ट की, जो कि इंडिया में पाई जाती है, उनका नाम आप लोग को मेंशन करना है। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अगेन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, तो ज़रूर देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए आज के लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गैस लीक से, जो कि विजाक में हुआ था। तो ये अभी आपकी करंट की न्यूज़ है जिसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके बैकग्राउंड में चलकर बहुत सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। लॉ एंड जितनी भी ऑर्डर्स है, इस तरीके का जो आपका एक्सप्लोजन हो जाता है, इस तरीके का गैस लीक होती है, एक आपका जो है मैन मेड ये डिजास्टर कह सकते हैं, क्योंकि लोगों की लापरवाही के कारण इस तरीके का हम लोग को डिजास्टर देखने को मिलता है। तो इसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट देखने वाले। थोड़ी सी लेंदी होने वाली है ये आर्टिकल, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और आप लोग बोलते हो कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ, तो बहुत ज़्यादा फास्ट अगर मैं बोल भी रही हूँ, तो आप लोग के पास ही आप लोग की रिमोट है, आप लोग जो है उसको स्लो डाउन भी कर सकते हैं, स्लो करके भी मेरी वॉइस सुन सकते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग के ऊपर आप लोग का कमांड है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी स्पीड से बोल रही हूँ वो बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं और धीरे बोलने लगूँ तो मुझे लगता है कि जो आधे घंटे 1 घंटे की मैं लेसन लेती हूँ वो 1.5 घंटे 2 घंटे में हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कम टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो
मेरा एक यही फंडा होता है। बाकी आप लोग को अगर लग रहा है मैं फ़ास्ट बोल रही हूँ तो स्लो कर लीजिए, जिसको स्लो लगता है वो फास्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं न्यूज़ में की हुई थी गैस लीक जो कि विजाक में हुई थी। तो यहाँ पे कौन सी गैस लीक हुई थी, सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिए। इसका नाम है स्टायरिन। आप जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम दोगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टायरिन गैस है जो कि विशाखापट्टनम में यहाँ पे एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री थी, जिससे कि ये इस तरीके का गैस लीक हुआ और बहुत सारा मल्टीपल डेथ्स देखने को मिला। इससे आप देखोगे कि एक इशू निकल कर आता है, और इशू किस चीज़ का है, तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर का इशूज़ हमारे कंट्री में निकल कर आया है। कुछ और देख लेते हैं कुछ। चलिए बैकग्राउंड में चलकर मैं बताती हूँ कि ये इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट होते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, एक्चुअली ये है क्या। इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स एक तरीके का आप देखोगे कि लार्ज स्केल में ये एक्सीडेंट होता है, लार्ज स्केल में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी है, और यहाँ पे आप देखोगे कि इंजरी केसेस भी देखने को मिलता है, जिसमें कि पोटेंशियल है कि लोगों की जान जाती है, इंजरी होता है और अफेक्ट भी होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को भी और हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को भी। तो ये जो गैस लीक होता है, चाहे इसमें कोई भी गैस लीक क्यों ना हो, तो यहाँ पे जो डेंजर गैस लीक होते हैं, टॉक्सिन गैस लीक होते हैं, उससे सिर्फ एक ही फील्ड के लोगों को ही यहाँ पे परेशानी होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो इंडस्ट्री इस तरीके से चल रही है, इसमें कई तरीके के लोग होते हैं, कई लोग भी होते हैं। कई तरीके के लोग कहने का मतलब है कि इसमें आपके मेल है, फीमेल है, यहाँ पे बच्चे तक भी काम करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे कि बड़े पैमाने पे जो आपके फैक्ट्रीज़ में जितने भी लोग काम करते हैं, तो उस समय जितने भी प्रेजेंट है मे भी सबको इस चपेट में आ सकते हैं। साथ ही ये जो गैस लीक होता है, धुआं बन के जो ये बाहर निकलता है, इससे क्या होता है कि जो हमारे अगल बगल की जो स्पीशीज़ है, जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह है, या फिर अगल बगल के जितने भी स्पीशीज़ है, उन वो अगर इस तरीके का गैस इनहेल करते हैं तो उन्हें एक अलग तरीके का प्रॉब्लम होता है। साथ ही इस गैस से जो है आप लोग देखते हो कि जितने भी बर्ड्स वगैरह है वो जो उड़ते हैं उनको अलग तरीके का प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमारे इन्वायरमेंट की आप बात करो तो उसमें क्या ही है कि 4 चाँद लग जाते हैं। इट मीन्स कि कार्बन इमिशंस इतना ज़्यादा हो जाता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाती है हमारी। तो ये तरीके से आप देखोगे ना कि एक छोटी सी लापरवाही के कारण जो है हर एक जगह जो है हम लोग को परेशानी ही देखने को मिल रहा है। ये अगर इस तरीके की बात करूं तो यहाँ पे एवर ग्रोइंग मैकेनाइजेशन है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, केमिकलाइजेशन है, सोफिस्टिकेशन है, जो कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल जॉब को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। और इससे क्या हो रहा है ना कि हमारे ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा डेंजर्स देखने को मिल रहा है। और ये डेंजर्स कैसे हो रहा है, तो कुछ एक्सीडेंट्स के कारण और कुछ इंजरीज़ के कारण। इंडिया में आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ देखने को मिला है इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स का। स्पेशली आप देखोगे तो लास्ट 3.5 डिकेड्स में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है। और जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसके बाद तो और भी ज़्यादा देखने को मिला है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी अगर आप लोग नहीं जानते हो तो प्लीज़ इसके बारे में जान लेना चाहिए। आइए पहले हम लोग देख लेते हैं, नहीं एक सेकेंड, पहले मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा देखें तो 3 इयर्स में, यानी कि 2014 से 2016 के बीच में 3,562 वर्कर्स ने अपनी लाइफ को खो दिया है। वहीं अगर 51,000 की बात करें तो वो इंजर्ड हो गए हैं, कुछ एक्सीडेंट्स जो कि फैक्ट्रीज़ में देखने को मिला है। तो इतने लार्ज नंबर पे लोगों की जो है यहाँ पे जान माल पे भी बात आ गई है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी डिजास्टर्स इंडिया में जो है मेजर डिजास्टर्स के नाम में जाना जाता है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि बॉम्बे डॉक्स एक्सप्लोजन जो कि 1944 में ही हुआ था, 14 अप्रैल। उसके बाद आप लोग देखोगे कि यूनियन कैबरेट गैस हुआ था जो कि यहाँ पे 1984 में है। इसमें अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो है 5,000 लोग की जान चली गई थी, 5,27,000 लोग जो है इससे अफेक्ट हुए थे। 40 टन्स जो है यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के लीक होने की वजह से। और यहाँ पे क्या हुआ था, बॉम्बे डॉक्स एक्सप्लोजन में क्या हुआ था कि यहाँ पे आपका जो है ना फायर यहाँ पे लग गया था, यानी कि आग लग गया था। 2 मैसिव ब्लास्ट देखने को मिले थे विक्टोरिया डॉक जो कि आपका बॉम्बे में है। उसी की बात अगर बात करें तो यहाँ पे 1975 में आपका जो है चास नाला माइनिंग डिजास्टर्स हुआ था। यहाँ पे भी एक्सप्लोजन हुए थे, जिसमें कि स्पार्क के कारण, ये सपोज किया जा रहा है कि स्पार्क के कारण ही हुई थी। और इसमें भी जो है आपका मीथेन गैस निकल कर आया था। उसके बाद जो है यहाँ पे कोरबा चिमनी कोलैप्स हुई थी 2009 में। तो एक चिमनी है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थे, पावर प्लांट जो कि आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ये भारत एल्युमिनियम कंपनी है, तो इसी में आपका जो है ये प्रॉब्लम हो गई थी। जयपुर ऑयल डिपॉट फायर की अगर बात करूँ तो इसकी अलग ही है कि यहाँ पे जो है ऑयल डिपॉट में आग लग गई थी। उसके बाद मायापुरी जो है रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट है 2010 की। 2013 की बात करूँ, उसके बाद यहाँ पे विशाखापट्टनम के HPCL रिफाइनरी ब्लास्ट हुई थी 2013 में। फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि विशाखापट्टनम में ये पहली बार हुई थी, 2013 में ऑलरेडी हो चुकी है। भिलाई स्टील प्लांट गैस लीक आप देख सकते हो 2014 में है। यहाँ पे मीथेन गैस की लीकेज हुई थी।
साथ ही साथ नागारम गेल पाइपलाइन एक्सप्लोजन है जो कि 2014 में अगेन हुआ था। उसके बाद आपका तुकलापात गैस लीक है जो कि 2017 में देखने को मिला। यहाँ पे केमिकल गैस लीकेज देखने को मिला था, ये जो कंटेनर ट्रंक होते हैं ना उससे। और साथ ही साथ जो है कानपुर अमोनिया गैस 2017 में ये भी देखने को मिला, अमोनिया लीक्ड हुआ था वो भी गैस चैम्बर से। अगेन आप देखोगे 2017 में ही ये बेलूर क्लोरीन गैस लीक हुई थी, यानी कि क्लोरीन गैस जो है आपका लीक हुआ था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, जो कि साउथ यहाँ पे कर्नाटक वाले रीजन में है बेलूर। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट पाइपलाइन ब्लास्ट आप देखोगे तो ये भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, जिसमें कि गैस पाइपलाइन जो कि यहाँ पे आपका कनेक्टेड था वो यहाँ पे एक्सप्लोड हो गया था। 2019 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दिल्ली अनाज मंडी फायर देखने को मिला था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी ये था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आग लग गई थी एक अनाज मंडी एरिया में नॉर्थ दिल्ली में, और ये एक फैक्ट्री था। उसके बाद 2020 की अगर बात करें मई में, तो फायर जो है वो केमिकल फैक्ट्री पुणे में देखने को मिला, यानी कि मेजर फायर यहाँ पे आपका हो गया था, आग लग गई थी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो कि पुणे में है। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मास नंबर में हर एक साल जो है आपको कहीं ना कहीं जो है इंडस्ट्रियल जो है एक्सीडेंट डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। एक साल में तो 2-3 यहाँ पे डिजास्टर्स हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुई है। आप लोग कई सारे नाम्स जो है यहाँ से भी देख सकते हो, है कि नहीं। लेकिन लीगल प्रोविजंस क्या क्या है, कानूनी तौर पे लीगल प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, जो कि अगर इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स होते हैं तो उससे रिलेटेड कानून और जो हमारा कानून है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इन्वायरमेंटल रूल है 1986 की, इसमें आपका कुछ स्टैंडर्ड को आपको जो है डिस्चार्ज किया गया है, सेट किया गया है। जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड है कि पॉल्यूशन कितना रेस्ट्रिक्ट करना है, कुछ स्टैंडर्ड रखा गया है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए, एम्बिएंट एयर के लिए, वाटर स्टैंडर्ड के लिए। वहीं अगर हैजार्डियस वाटर की बात करूँ, हैजार्डियस वाटर रूल है 1989 की, इसके थ्रू इंडस्ट्री को ज़रूरी है कि वो कुछ मेजर यहाँ पे एक्सीडेंट हैजार्ड्स वो आइडेंटिफाई करे, प्रिवेंटिव मेजर्स ले, यानी कि अगर कुछ हैजार्ड्स होता है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे कुछ मेजर्स लिया जाए। साथ ही सबमिट भी करे एक रिपोर्ट जो कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ को यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चर स्टोर एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डियस केमिकल रूल 1989 की है। यहाँ पे क्या है कि जो मंच आपका जो फर्निश कंप्लीट प्रोडक्ट सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, ये इंपोर्टर्स जो है ना उनको यहाँ पे बताना है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो सेफ्टी इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे लेना है। केमिकल एक्सीडेंट प्रिपेयर्डनेस रूल्स है 1996 की। यहाँ पे सेंटर को ज़रूरत है कि एक सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप बनाना चाहिए, जिसके थ्रू जो केमिकल एक्सीडेंट होते हैं उसको मैनेज किया जाना चाहिए। साथ ही साथ एक क्विक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म हो, जिसमें कि यहाँ पे क्राइसिस अलर्ट सिस्टम के साथ, जिसको यहाँ पे क्राइसिस अलर्ट सिस्टम कहा जाए। उसके बाद फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1987 है, इसमें आपके रिस्क स्कोप को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। 1987 की जो अमेंडमेंट एक्ट है इसमें आपका जो रिस्क का स्कोप है उसको हैजार्डियस इंडस्ट्री से भी बढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जनरल पब्लिक को भी इंक्लूड किया गया है, अगर फैक्ट्रीज में किसी भी पब्लिक को यहाँ पे इंजर्ड होता है तो उसके लिए भी यहाँ पे मेजर्स दिया जाएगा। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 है, यहाँ पे आपका नो फॉल्ट लायबिलिटी रखा गया है जो भी हैजार्डियस सब्सटेंस के ओनर है, और यहाँ पे ज़रूरत है कि जो ओनर है उनको जो भी विक्टिम्स है, अगर इस तरीके के उनके इंडस्ट्री में अगर इस तरीके का आग वगैरह लगता है, गैस लीक होते हैं, तो जो भी यहाँ पे घायल होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, उनके साथ कंपेंसेट करना है यहाँ के ओनर को। साथ ही एनजीटी बनाया गया था। एनजीटी को यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास करके 2010 में बनाया गया, और ये कानून के द्वारा जो है एक प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी रखा गया। इसका मीनिंग है कि कंपनी जो है ना वो लायबल होंगे अगर इस तरीके का कोई भी काम अगर किया जाएगा जिससे कि यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट अगर होती है उनके कंपनी में, तो उनको प्रिवेंट करने का पावर जो है ना यहाँ पे कंपनी के ऊपर है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, या फिर कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है आपके प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी का। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन प्रीलिम्स के यहीं से निकल कर आते हैं, तो इसलिए इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो कंपनी यहाँ पे, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, जैसे कि आप देख सो कि OICL है, या फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड ही आप लोग रख लो, ठीक है, OIL ही रख लो, ऑयल ही रख लो। तो इसमें क्या है ना कि मान लीजिए कि इसकी जो कंपनी ओनर होंगे वही यहाँ पे लिएबल होंगे कि अगर इस तरीके के फैक्ट्री में कोई भी आग लगता है, कोई भी तरीके का एक्सीडेंट होते है, कोई भी यहाँ पे इंजरी होती है कोई भी यहाँ पे इनके मेंबर को, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे अगर कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इंजरी हुई है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे लिएबल कौन होंगे, तो कंपनी ही होंगे। ओके, तो इस तरीके का एनजीटी को ये पावर दिया गया था। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखे विद रिस्पेक्ट टू द यहाँ पे लायबिलिटी जो आपका सेट किया गया है अगर कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स होते हैं तो एक डॉक्ट्रिन है जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यानी कि ये जो कंसेप्ट है ना आपका इंडिया में कब से ये निकल कर आया, जब से MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 की ये केस है, जिसको फेमस हम लोग ओलिम गैस लीक केस कहते हैं, उसके बाद से ये कंसेप्ट निकल कर आया है डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अगर इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिफाइन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिफाइन किया गया कि जो इंटरप्राइज होते हैं जिन्होंने जो यहाँ पे उनकी खुद की जो कंपनी है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट और नॉन डेलीगेबल ड्यूटी होगा उस कम्युनिटी के लिए जो कि
इंश्योर करेंगे कि नो हार्म रिजल्ट हो, यानी कि कोई भी अगर इस तरीके के फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, हैजार्डियस के काम कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस नेचर्स है एक्टिविटीज़ का, लेकिन इस तरीके के एक्टिविटी कराने के बाद भी यहाँ पे उनको ये लायबिलिटी रखना है कि कोई भी तरीके का हार्म नहीं होना चाहिए उनके वर्कर्स को। उसके बाद सेकंड है कि जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, यानी कि जो एमसी मेहता केस था तो इंडिया भी ये फॉलो कर रही थी इस कंसेप्ट को, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल के अंदर क्या था कि एक पार्टी जो है ना वो लायबल नहीं होते और उनको यहाँ पे कंपनसेशन पे नहीं करना है अगर हैजार्डियस सब्सटेंस जो है यहाँ पे अगर हो जाता है, यानी कि कोई भी तरीके का आपका दुर्घटना घटता है तो यहाँ पे कंपनीज़ को पे नहीं करना है, पर कंपनीज लायबल नहीं होंगे। लेकिन इसी के बाद आपका निकल कर आया डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यानी कि यहाँ पे कंपनीज ही लायबल होंगे अगर उनके कंपनीज में, इंडस्ट्री में किसी भी तरीके के लोग को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, इंजरी होती है, तो कंपनसेट जो है यहाँ पे कंपनी ही उनके साथ करेगी। ओके, कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। पहले क्या था कि एनजीटी जो थे ना उनके पास ये प्रिंसिपल था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, जो जिसके थ्रू वो फ़ाइन यहाँ पे इम्पोज करते थे, यानी कि उसी के थ्रू ये यहाँ पे फ़ाइन इम्पोज किया जो एलजी पॉलीमर इंडिया है विजाक गैस लीक का, तो उसी के थ्रू यहाँ पे जो है फ़ाइन इम्पोज किया गया है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि इस कंपनी के ऊपर जो है, इस इंडस्ट्री के ऊपर फ़ाइन जो लगाया गया वो किस प्रिंसिपल के थ्रू लगाया गया, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के थ्रू लगाया गया है, जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन है। अगर हम लोग एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में बात करें तो एनजीटी जो है बाद में फिर यहाँ पे एलजी पॉलीमर्स इंडिया को यहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर जो है यहाँ पे उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज किया गया कि जो भी लॉस यहाँ पे हुआ है किसी भी ज़िंदगी के, यहाँ पे किसी भी लोगों के लाइफ का अगर जो लॉस हुआ है ना, तो यहाँ पे जो है कंपनसेट कौन करेगी, ये जो आपकी एलजी पॉलीमर की जो यहाँ पे कंपनी थी वही कंपनसेट करेगी। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सबसे बढ़िया है ना कि लेबल तो वही होना चाहिए ना, मतलब कि जो कंपनी चला रहे हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनको इस तरीके से समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लाइफ तो फ्री ऑफ कॉस्ट की नहीं है, उनके ऊपर कितने सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आदमी काम करते हैं उनकी फैमिली पूरी उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो अगर इस तरीके का आप लोग लापरवाही बरतोगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो फिर इसका क्या मतलब होता है। इसलिए लायबल किसको होना चाहिए, कंपनी को होना चाहिए, इंडस्ट्री के ओनर को होना चाहिए कि अगर किसी के भी लाइफ को हार्म पहुंचता है, किसी की जान जाती है, तो उसको कंपनसेट जो है उस इंडस्ट्री के मालिक ही करेंगे। ओके, रीज़न देखते हैं इस तरीके का इंडस्ट्रियल डिजास्टर आखिर होता क्यों है। तो इंडिया में आप देखोगे कि एक यूनिक प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हम लोग लंबा लिस्ट देखे हैं कितने सारे इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हुए हैं, तो इससे समझ में आ गया कि हमारे इंडिया का एक यूनिक प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे यहाँ लीगल प्रोविज़न भी है, लेकिन लीगल प्रोविज़न होने के बावजूद ये जो डिजास्टर एक्सीडेंट है ये होते आ रहा है। अगर हम लोग नेचुरल रीजंस के अलावा देखें, जैसे मान लीजिए कोई अर्थ आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, तो समझ में भी आता है कि चलो ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स के कारण इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मेजर रीज़न अगर आप लोग देखोगे तो कुछ और ही है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें ऑन पार्ट ऑफ इंडस्ट्री में, तो बहुत सारे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो स्मॉल और मीडियम सेक्टर में होते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन केमिकल होते हैं, खतरनाक केमिकल होते हैं, उसको कहाँ बनाया जाता है, तो छोटे छोटे उद्योग में बनाया जाता है। और इसमें जो है इन्वेस्ट करने का जो एबिलिटी होता है इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंटल सेफ्टी में, साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ में, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं। और साथ ही साथ इन्वेस्ट जो किया जाता है इसके कैपिटल में, या तो इसमें इन्वेस्ट करो या तो फिर इसको जो है रिमैप कर दो या फिर रिबिल्ड करो। ठीक है, दो तरीके का काम है कि यहाँ पे जो काम किया जा रहा है, इतने पुराने यहाँ पे आपके फैक्ट्री होते हैं, या तो इसको रिबिल्ड करो फिर से बनाओ, या तो फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करो। तो दोनों में से कोई एक ही काम यहाँ पे किया जाता है। साथ ही आप लोग देखोगे कि यहाँ पे टेंडेंसी भी इंक्रीज़ करना है, जैसे कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है उसको स्किप किया जाना चाहिए, उसको स्किप किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट को स्किप किया जाता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि मोस्टली जो है ना नॉन स्किल्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं जो कि इस तरीके का काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो ज़्यादा अच्छे खासे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको इतना ज़्यादा समझ बूझ नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि इस तरीके के हैजार्डियस एरिया में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको यहाँ पे मनी चाहिए, उनको घर चलाना है, इस तरीके के काम के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कुछ महीने के कॉन्ट्रैक्ट में होते काम करते हैं। तो इनको यहाँ पे एक पीपीई भी नहीं दिया जाता है और हेल्थ और सेफ्टी सपोर्ट भी इनको नहीं दिया जाता। तो देखिए ये क्या एक फंडा है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री में क्या किया जाता है ना कि आप लोगों को पता है कि जो वर्कर्स काम करते हैं उनको एक्स्ट्रा पीपीई भी देना पड़ता है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी दिया जाता है, साथ ही साथ हेल्थ और सेफ्टी सपोर्ट भी दिया जाता है, साथ ही साथ उनको जो है उनके सेफ्टी का जो है मेजर्स भी कंपनी को लेना होता है। लेकिन इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं ना, एक तो वो बहुत ज़्यादा सस्ते दाम में अवेलेबल होते हैं, साथ ही बहुत मास नंबर पे भी अवेलेबल होते हैं, साथ ही उनको इस तरीके का अगर आप लोग सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं करते हो ना तो उनको इशू नहीं होता है, उनको बस काम से मतलब होता है और डेली वेजेस पे अगर उनको जो है वेजेस उनका मिल जाता है तो दैट्स इट, वो उसी से खुश हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलता है। लो लेवल ऑफ अवेयरनेस है, यानी कि सेफ़ मशीनरी का, अनसेफ प्रैक्टिसेस का, इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं होता है, लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सी एरिया है जहाँ पे आपका पॉइजनस गैस लीक हो सकता है, उसको जो है ना यहाँ पे फैटिलिटीज़ भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो है अवेयरनेस नहीं
होता, पुअर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, इवन पुअर रिपोर्टिंग सिस्टम भी है। यानी कि आप लोग देखो कि एक तो पुअर मैनेजमेंट है, इंडस्ट्री का अच्छा खासा मैनेजमेंट नहीं होता है। आप लोग कोई भी कारखाना में चले जाओ तो इस तरीके का हालत होता है कि मत ही पूछिए। बहुत अच्छे अच्छे कारखाना जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे वेल मेंटेन्ड होते हैं, बट जो स्मॉल और जो मीडियम कारखाने होते हैं वो उतने ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं होते। ऊपर से जो उसको रिपोर्ट करते हैं, यानी कि जो देखते हैं उसका जो रिपोर्टिंग वगैरह बनाते हैं, वो भी इतने बेकार तरीके के होते हैं। समटाइम्स उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, समटाइम्स उनके बारे में जो है रियलिटी निकल के नहीं आती है। तो बहुत सारे जो ऐसे एक्सीडेंट्स हैं ना वो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। कुछ तो ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि लैम्पलाइट में आ जाते हैं, मीडिया कवर कर लेती है, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हम लोग देखते, जो कि हम लोग के कानों तक भी नहीं पड़ता है। तो ऐसे भी बहुत सारे जो है अनरिपोर्टिंग रह जाते हैं। तो ये तो हम लोग इंडस्ट्री के साइड से देखें, लेकिन गवर्नमेंट के साइड से भी अगर आप लोग देखोगे तो लेबर फॉल जो आता है वो यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की लिस्ट आती है 7th शेड्यूल में। एक आपका है सेंटर लिस्ट, एक आपकी होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। तो जो सेंटर लिस्ट है इसमें कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। स्टेट लिस्ट में जो कानून बनाया जाता है वो स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। और कंकरेंट लिस्ट में जो यहाँ पे कानून होता है वो यहाँ पे बनाया जाता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। तो ये जो लेबर है, जितने लोग हैं यहाँ पे वर्कर्स जो है वो यहाँ पे आपके कंकरेंट लिस्ट में आते हैं लेबर। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना कि सेंटर्स भी यहाँ पे कानून बना सकते हैं और स्टेट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप लोग देखोगे कि लेजिस्लेशन इतना ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी है, यानी कि कानून का आपको कमी देखने को नहीं मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कानून लेकर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना कानून लेकर आते हैं, और रेगुलेशन जो है आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ स्टेट का आप देखोगे, बिहार की अपनी ही एक समस्या है, और आप लोग दिल्ली में जाओगे तो वहाँ इतने सारे कारखाने कि मत पूछिए। तो वहाँ पे क्या है ना कि कारखानों का जो अपना लिस्ट है वो अपना अलग ही है, उनका जो अपना कानून तरीका तौर तरीका उनका अलग ही है। तो इस तरीके से सब अलग थलग चलता है। रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल रेगुलेशन में। इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस को आप लोग इस तरीके से देखोगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक तरीके का जो है बैरियर है हमारे इंडिया में। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरीके का रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसमें टोटल 10 इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें कि ये देखा जाता है कि किसी भी कंट्री की जो है, किसी भी कंट्री में आपको बिजनेस करने के लिए कितना अच्छा एक इन्वायरमेंट दिया जाता है। तो हमारी इंडिया की जो यहाँ पे रैंकिंग है वो डे बाय डे और हर एक ईयर में आपको इम्प्रूव होते हुए दिखेगा। 2015 से 130 रैंक में था, उसके बाद से ये इम्प्रूव ही होते जा रहा है। ओके, इनएबिलिटी आपको देखने को मिलेगा स्टेट का कि वो यहाँ पे अपने लेबर ब्यूरोज को स्ट्रेंथन करे और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यूनिट्स को वो यहाँ पे जो है और ज़्यादा मजबूत करे। तो यहाँ पे स्टेट जो है ज़्यादा एक खास करके एक इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इनएबिलिटी है यहाँ पे आप देखोगे कि जिससे कि अनसेफ फैक्ट्रीज देखने को मिलता है मशरूम का, जो कि यहाँ पे ग्रोइंग डिमांड जो आपका इंडस्ट्री का है वो यहाँ पे पूरा नहीं हो पाता है। अगर हम लोग सीपीसीबी के द्वारा देखें, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा देखें, तो जो नंबर ऑफ हैजार्डियस इंडस्ट्री है हमारे कंट्री में वो बढ़ती ही जा रही है। अगर 1990 से अगर हम लोग देखें तो ये आपका 36,000 तक जो है बढ़ चुका था 2010 तक। उसके बाद जो स्टॉप इंक्रोचमेंट जो है उसमें फेलियर हो चुका है। अर्बन पॉपुलेशन जो है इंक्रोच कर रही है सारे स्पेसेस को, जो कि ओरिजिनली डिमार्केट किया गया है इंडस्ट्री के लिए। और यहाँ पे आप लोग जो है ना ग्रीन जोन भी देख सकते हो, बफर जोन भी देख सकते हो। तो प्रॉब्लम ये है ना कि जो इंक्रोचमेंट है ना उसको स्टॉप करने में फेल हो गया, क्योंकि आप लोग को पता है कि बाहर से माइग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ रहा है, अर्बन एरिया से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। तो माइग्रेशन कहीं भी रुक नहीं रहा है। अभी आप लोग को लॉकडाउन में पता चला होगा कि कितने लोग जो है हर एक स्टेट से बाहर थे, कितने लोग हमारे कंट्री से बाहर थे। जैसे कि आपका जो है वंदे भारत स्कीम के तहत जो है आपका एक अलग सा स्कीम चलाया गया, जिसमें कि एक तो आपके थ्रू वाया आपके सीज़ के थ्रू जो है लोगों को बाहर लाया जा रहा है, इंडिया में वापस लाया जा रहा है, स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स को लाया जा रहा है, और ऊपर से जो है दूसरे जो है एयरप्लेन से उनको वापस लाया जा रहा है। तो ईरान हो गया, सिंगापुर हो गया, मालदीव्स हो गया, ये सारे डिफरेंट कंट्री से लोगों को बाहर से हमारे इंडिया में लाया जा रहा है। साथ ही साथ माइग्रेंट लेबर्स भी आप लोग देख रहे होंगे कि कितने लोग हैं जो कि पैदल चलते आ रहे हैं अपने गाँव वगैरह में। साथ ही यहाँ पे श्रमिक ट्रेन भी आपका चलाया गया, स्पेशल ट्रेन जो कि सिर्फ लेबर के लिए ही था, तो अभी भी चल रही है। तो इस तरीके से समझ में आया कि कितने लोग जो है ना जो कि बाहर जाके रह रहे हैं। अगर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं अगर वो अर्बन एरिया में आते हैं तो वो यहाँ आके क्या करेंगे, सबसे पहले वो रहने का एक स्पेस ढूंढेंगे। जो खाली स्पेस है वो धीरे धीरे वहाँ पे अपना घर बनाएंगे, ऐसे ही रहेंगे, फिर थोड़ा झोपड़ी बनाएंगे, फिर घर बनाएंगे। तो इस तरीके से वो अपना जो है ना स्पेस लेते जाएंगे, और ये स्पेस जो होती है सरकार की होती है, जो कि मेनली कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए अलॉट किया जाता है। तो वो सरकार की ज़मीन जो है ना इस तरीके के लोग जो है कब्जा करते जाते हैं। लेकिन सरकार यहाँ पे फेल हो गए हैं उनको मैनेज
करने में और इस तरीके से सरकारी ज़मीन पे जो कब्जा किया जा रहा है उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बताया जा रहा है। तो इंडस्ट्री की तरफ से भी हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम देख लिए और गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रॉब्लम देख लिए। तो अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मेनली यहाँ पे प्रॉब्लम किस किस चीज़ की है जिसके कारण इतना सारा इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स जो है हमारे कंट्री में हो रहा है। बात करते हैं हम लोग स्टायरिन गैस की। तो इसके बारे में आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए कि स्टायरिन होता क्या है और ये कितना ज़्यादा टॉक्सिक है, कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो स्टायरिन की अगर बात करूँ तो सबसे पहले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पॉलीमर्स, प्लास्टिक या रेजन्स वगैरह होते हैं, प्लास्टिक की जो भी मटेरियल होती है उनको बनाने के लिए स्टायरिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देखोगे कि पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है और जो कार्सिनोजेनिक जो सब्सटेंस है उसी की जैसा आपको ये देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये कलरलेस लिक्विड है, इसमें किसी भी तरीके का आपको कलर नहीं देखने को मिलेगा। इसको हम लोग स्टायरिन गैस तो बोलते हैं लेकिन एक्चुअली ये गैस नहीं होती, ये आपका एक कलरलेस लिक्विड है। साथ ही ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है एयर में तो उसके बाद जो है ना ये आपका स्टायरिन डाइऑक्साइड में बदल जाती है जो कि मोर लीथल होता है। स्टायरिन की अगर हम लोग बात करें तो सिंगल मॉलिक्यूल में ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये आपका जो है एग्जिस्ट करती है लेकिन ये अनस्टेबल होती है। ऐसा नहीं है कि इसका आपका पोजीशन फिक्स्ड है, ये अनस्टेबल है। ओके, उसके बाद आप देखोगे कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 65 डिग्री सेल्सियस से जो है इसकी ज़्यादा टेम्परेचर होनी चाहिए। स्टायरिन जो है ऑलवेज आपका स्टोर कहाँ होता है, लो टेम्परेचर में होता है, 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इंडिया की मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डियस केमिकल रूल 1989 के थ्रू देखें तो स्टेरिन को यहाँ पे जो है ना आपके हैजार्डियस और टॉक्सिन केमिकल के अंदर इसको रखा गया है। एक्यूट दो तरीके के एक्सपोजर होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म होते हैं। तो एक्यूट होते हैं जिसको कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि स्टेरिन जो है ह्यूमंस में अगर आ जाए तो इससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए आपकी आई इरिटेट होगी, आपकी जो है म्यूकस मेम्ब्रेन होंगे, आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट होंगे, यानी कि गैस्ट्रिक में थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह होगी, गैस वैस में। तो ये सारी जो है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर देखने को मिलता है, लेकिन इसी का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर भी होता है। इससे क्या होगा ना कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कहीं ना कहीं उसमें इम्पैक्ट होगा, जिसके कारण हमें टाइम टू टाइम हेडेक होते रहेगी, फैटिकनेस फील होगा। अगर जो स्टायरिन की अमाउंट है अगर वो 800 ppm से अगर आगे बढ़ जाए तो पर्सन्स जो है ना वो यहाँ पे कोमा में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके का आप देखने को मिलेगा कि ये इतना ज़्यादा टॉक्सिन केमिकल्स है, क्योंकि इतना मास नंबर में लोग जो है इसको इनहेल करते हैं। अगर इस तरीके का गैस लीक होता है तो किसी किसी लोगों में जो है ना ये शॉर्ट टर्म आपका एक्सपोजर देखने को मिलता है, किसी किसी में ये लॉन्ग टर्म के लिए भी हो जाता है। दैट्स वाई इसको आपका जो है एक हैजार्डियस कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड देखते हैं कि क्या क्या बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए एक्चुअली हम लोग को। तो हमारे यहाँ एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 की है, जिसके थ्रू कुछ फॉलोइंग स्टेप्स आपका यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि कैसे इस तरीके की जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स होती है उसको हम लोग मैनेज कर पाएंगे, रोक पाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कही गई है कि हम लोग को रिस्क को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क मतलब कि किसी भी तरीके की जो केमिकल आपकी इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स होती है, तो कोई भी तरीके का आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो उसमें अगर आप लोग किसी भी तरीके की चीज़ रख रहे हो, कोई भी गैस रख रहे हो, लिक्विड रख रहे हो, तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए ना कि उसमें किस तरीके का रिस्क है। सबसे पहला है कि आपको यहाँ पे मॉनिटर करना होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम रखना होगा, रिसर्च करना होगा, और इसमें भी क्या क्या करना है कि जो इंडस्ट्रियल जोन है उसको मैप करना होगा। और किस बेसिस पे, तो हैज़ार्ड पोटेंशियल, इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि वर्स्ट केस में भी जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री कहीं पे भी सेटअप किया जाता है तो आप लोग को ये देखना है कि लोकल एरिया में लोग कितने होते हैं, वहाँ पे कितने ज़्यादा जो है स्पीसीज़ है, कहीं वहाँ पे नेशनल पार्क वगैरह तो नहीं है। और जैसे कि आसाम में भी एक केस हुआ आपका ऑयल मैं भी अटक जाती हूँ, ऑयल में आपका जो है वहाँ पे फायर लग गया, ठीक है, ऑयल फैक्ट्री में। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉब्लम देखने को मिला, वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन यही बात है कि जहाँ पे भी इंडस्ट्री होती है तो उसके अगल बगल के जोन को आपको आइडेंटिफाई करना है, मैपिंग करना है कि अगर वर्स्ट केस भी होता है ना तो कितने लोग यहाँ पे इफेक्ट हो सकते हैं, इस चीज़ का आपको अनुमान होना चाहिए जिसका भी ये इंडस्ट्री है। उसके बाद स्टडी होना चाहिए वल्नरेबिलिटीज़ और कैपेसिटी में, यानी कि कितना ज़्यादा इंडस्ट्री के ऊपर ये कैपेसिटी है जिसमें कि वो सोशल, फिजिकल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, जेंडर, सोशल इंक्लूजन्स और इक्विटी आस्पेक्ट को देखते हुए जो है ये समझ पाएंगे कि अगर किसी भी तरीके का डिजास्टर्स होता है तो कितना ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है। साथ ही एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, गाइडेंस प्रोवाइड करना है, और किस लिए, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आपका हैज़ार्ड, रिस्क, वल्नरेबिलिटी और कैपेसिटी असेसमेंट के लिए। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशंस भी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो है डिजास्टर मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और साथ ही साथ इसमें फंक्शंस भी जो है और काम भी करना चाहिए विद डीएम टास्क के साथ, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट टास्क के साथ यहाँ पे काम भी करना चाहिए। वार्निंग होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन
होना चाहिए, डेटा डिसेमिनेशंस होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बात करें कि हम लोग को इन्वेस्ट करना है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में और एक स्ट्रक्चर मेजर्स लेके चलना है, यानी कि शेल्टर रखनी है। कोई भी तरीके का डिजास्टर्स आता है तो उसके बाद लोगों को जो है ना वहाँ से आपका रिहैबिलिट कर सके, शेल्टर दे सके, इवैक्यूएट कर सके, लोगों को बचा सके, सपोर्ट कर सके। किसी को किसी भी तरीके की अगर आपकी प्रॉब्लम आई है, अगर किसी को किसी भी तरीके की इंजरी आई है तो उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचा सके, या फिर उसी समय जो है उनका जो कहते हैं ना कि बैंडेज वगैरह लगा सके। मल्टीपल रूट्स होना चाहिए एक्सेस का, एस्केप करने का, यानी कि भगाने का, बाहर निकलने का। मान लीजिए कि आग लगी है इंडस्ट्री में, तो इससे क्या है कि मल्टीपल रूट्स होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, अगर वहाँ पे आग लग गया तो आप कहाँ से भागोगे, ये भी चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। अभी आप लोग जैसे जहाँ पे भी मेरे लेसन बैठ के सुन रहे हो, मान लो कि भूकंप आया है, तो आपको ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए ना कि जैसे अर्थक्वेक आ जाए या फिर साइक्लोन आ जाए बहुत तेज़ का, जो है मान लीजिए आपके घर में ही गैस सिलेंडर फट जाए, तो फिर आप लोग कहाँ भागोगे, कैसे भागोगे, किस किस चीज़ को लेके भागोगे। सॉरी टू से बट मैं ऐसा मना नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोग को हमेशा एक वर्स्ट फेस को सोच के चलना चाहिए, जो कि आपके मेंटल को बहुत ज़्यादा एक प्रिपरेशंस जो है ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। मान लीजिए कि हम लोग जहाँ बैठे, मैं जहाँ बैठी हूँ, मेरे जस्ट पीछे किचन है, अगर वहाँ पे अगर गैस फट जाती है तो मैं सबसे पहले मैं क्या सोचूंगी, मेरे आगे डोर है, मेरे अगल बगल जो है क्या क्या है, तो मैं सबसे पहले यही सोचूंगी ना कि मेरे मोबाइल मेरे साथ लेके भागूँ, मैं अपने पर्स ले लूँ। ओके, तो ये दो चीज़ तो मैं लेके भागूँ, बाकी पूरे घर यहाँ पे तहस नहस हो जाए, सब कुछ जल जाए तो कुछ बात नहीं, मेरे एटीएम्स, क्रेडिट कार्ड, मेरे थोड़े पैसे वगैरह जो है मेरे साथ रहे, मेरे मोबाइल साथ रहे, जिससे कि मैं सबसे कनेक्ट भी कर पाऊँ और उसके बाद जो है मेरे हाथ पे पैसे भी हो कि मैं कहीं ट्रैवल करके जा भी सकूँ, है कि नहीं। बाकी क्या कहीं कर सकते हो, इतना कम टाइम होता है किसी डिजास्टर्स में कि आप उस समय जो है ना आपका दिमाग काम करना भी बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले से इस चीज़ को सोच के रखोगे ना, तो मे बी किसी भी तरीके के डिजास्टर से आपका माइंड उस समय एक्टिव हो जाए और आप लोग जो है उस तरीके का काम कर लो। क्योंकि कुछ भी डिजास्टर्स आता है तो हम लोग भागने में रहते हैं, ये नहीं देखते कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ को लेकर चलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी रहूँ तो मोबाइल मेरे पास रहे। और ज़रूरी तो यही है, बाकी टैब, लैपी, ये सब तो बाद में सेकेंडरी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं सबसे पहले यही समझती हूँ कि मेरी मोबाइल मेरे पास रहे, मेरे पर्स मेरे हाथ में तो नहीं रह सकते, लेकिन हाँ ऐसा हो कि मैं तुरंत रीच कर जाऊँ, तो उस तरीके से मैं रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट फ्लोर में रह रही हूँ, सेकंड फ्लोर में मेरे पर्स है, थर्ड फ्लोर में मेरे मोबाइल है, तो उस तरीके से मैं नहीं करती, है कि नहीं। ऐसा होता है जैसे कि अगर आप लोग अच्छे खासे बड़े घर में रहते हो तो इस तरीके का भी चीज़ होता है कि आपकी रूम कहीं और है, आप पढ़ कहीं और रहे हो, आपके सामान कहीं और है, तो उस समय थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग के पास इस तरीके की रिसोर्सेज है तो आप लोग को सोच के चलना होगा, है कि नहीं। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी बताया जा रहा है। इन्वेस्ट करना चाहिए डीआरआर में, यानी कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में। और इसमें आप लोग देखो कि एक अच्छा खासा रूल्स बनाना हो, नॉर्म्स बनाना हो, कानून बनाना हो। तो देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता ना कि रूल्स की कमी है, नॉर्म्स की कमी है, कानून की कमी है हमारे कंट्री में। प्रॉब्लम बस यही है कि इम्प्लीमेंट नहीं करते, पॉलिटिकल विल की कमी है। तो पॉलिटिकल विल होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, जितने भी लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ही क्यों ना हो। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है तो फ्री के वर्कर्स थोड़ी ना है, उनकी भी अपने लाइफ की इंपॉर्टेंट है। तो उन सबको ये ट्रेनिंग देना चाहिए कि अगर इस तरीके का वॉर सिचुएशंस आता है, नोबडी नोज़ किस तरीके के सिचुएशंस कब आपके पास आ जाए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, उन लोगों को ये बताना चाहिए कि आप लोग ऐसा करोगे वैसा करोगे, है कि नहीं। उसके बाद जो है यहाँ पे रिव्यू करना चाहिए जो लैंड यूज़ नॉर्म्स है, जिससे कि हैज़ार्डियस जो इंडस्ट्रीज़ है उसको एक सही जगह पे जो है सेटअप करना चाहिए, जिससे कि कोई भी तरीके का ऐसी इंडस्ट्री सेटअप हो, जैसे कि इस तरीके का जो केमिकल वाली इंडस्ट्री होती है, तो मुझे लगता है कि उसको दूर दराज खाली वाले एरिया में होना चाहिए, जहाँ पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो, ज़्यादा आपका नेशनल पार्क ये सारा स्पेसिस वगैरह ना रहते हो, उस जगह पे रहना चाहिए। क्योंकि अगर हैज़ार्डियस इंडस्ट्री है तो आज नहीं तो कल जो है कुछ तरीके की लीकेज ज़रूर होगी, ये तो कंफर्म है। तो इस तरीके का आपको होना चाहिए। एम्पावर करना चाहिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स को, जिसमें कि लीगल एक्शंस ले सके। और यहाँ पे जो है ना रूल्स होना चाहिए कि कंपेंसेशन के लिए ग्रांट दे, यानी कि जितने भी लोग होते हैं वो ऑलरेडी गरीब होते हैं, वो अपनी जो है डेली काम करते हैं, डेली कमाने वाले होते हैं, तो उनके अगर लाइफ में किसी भी तरीके का इम्पैक्ट हो, कोई भी अगर लाइफ लॉस हो जाए या फिर कोई तरीके का इंजरी हो जाए, हाथ टूट जाए, पैर कट जाए, तो उनको जो है ना कि अच्छा खासा कंपेंसेशन देना चाहिए उनको और उनके फैमिली को।
अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विजाक गैस लीक की जो रिपिटेशन है उसको अवॉइड करने के लिए रिसेंटली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ गाइडलाइन इशू किया है, जिससे कि हम लोग रीस्टार्ट कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को, वो भी कोविड लॉकडाउन के बाद। गाइडलाइंस जो है वो रिलेट इस चीज़ से है कि जो रॉ मटेरियल को स्टोर किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, स्टोरेज है, गाइडलाइंस है वर्कर्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही इंस्पेक्शंस भी होनी चाहिए सारे इक्विपमेंट का, वो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेकर। कुछ डायरेक्टिव्स भी यहाँ पे आपकी स्ट्रिक्टली देखना चाहिए, वो भी सारे टाइम्स में, और गवर्नमेंट को यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कुछ भी तरीके का अगर डिफ़ॉल्टर्स होते, कोई भी डिफ़ॉल्टर्स है, उसके अगेंस्ट में जो है ना एक अच्छा खासा एक्शंस लेना चाहिए, जिससे कि इस तरीके की जो आपकी डिजास्टर्स है वो यहाँ पे रिपीट ना हो। ओके, तो ये पूरी तरीके से आपकी एक ही टॉपिक थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चला होगा, है कि नहीं। तो कुछ भी चीज़ होता है तो आप लोग उस पर जो है दिमाग और ध्यान खोल के रखिए। अगेन जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, लेकिन एक ही टॉपिक पढ़ा के रह पाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सोच रही हूँ ये भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, दे दीजिए यहाँ पे। और संडे है तो आप लोग कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि आप तो एक दिन भी छुट्टी नहीं देते हो, ना एक दिन भी छुट्टी लेते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जिस प्रिपरेशन में हो वहाँ पे अगर आप छुट्टी मनाने का सोच रहे हो तो फिर तो आप तो बहुत बड़े गलतफहमी में हो। छुट्टी किस चीज़ का होता है कि नहीं। थोड़ा सा आप लोग ब्रेक ले सकते हो। अगर आप लोग को डेली नहीं सुनना है मेरी लेसन, तो आप एक काम कर सकते हो कि संडे को मत सुनिए, इसी लेसन को मंडे को सुन लीजिए, है कि नहीं। छुट्टी ले लीजिए, आप लोग मना लीजिए। देखिए ब्रेक लेना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोग जो है 365 दिन ही पढ़िए। कोई नहीं पढ़ता, कोई पढ़ भी नहीं सकता, है कि नहीं। पागल हो जाओगे ऐसे करोगे तो। थोड़ा बहुत ब्रेक होना चाहिए, लेकिन ठीक है संडे को थोड़ा फन डे भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि फुल डे 24 घंटा आप ऐसा क्या करोगे जिसमें कि आप पढ़ोगे नहीं। तो ऐसा कैसे आप लोग बिता दोगे, मुझे तो यही चीज़ समझ में नहीं आता। कर लो, थोड़ा मूवी देख लो, थोड़ा घूम लो, थोड़ा दोस्तों से बात कर लो, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम दे लो, या फिर कुछ और जो भी आपको मज़ा आता है कि नहीं, खेल लो, कुछ भी कर लो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 24 घंटे आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है, उसमें अगर आप लोग 1-2 घंटे न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ लो, या फिर इस तरीके की आप लोग कुछ लेसन्स देख लो, तो क्या चला जाता है। मैं कहाँ बोल रही हूँ कि आप लोग 8-10 घंटे डेली पढ़ो, है कि नहीं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे तो बस आप लोग ना, कोई बात नहीं। चलिए मेरा तो काम है, मैं यहाँ जानती हूँ कि इस तरीके के एग्ज़ाम के लिए आपको लगना ही होगा, और आपको लगने के लिए मुझे यहाँ पे लगना पड़ता है, तो इसलिए मैं तो यहाँ पे मिस नहीं करना चाहती। खैर कोई नहीं, चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पे रिसेंटली जो है यूनाइटेड नेशन यूएनईपी के द्वारा और एफएओ के द्वारा ये जॉइंट रिपोर्ट आपका रिलीज़ किया गया है, जो कि नाम है यहाँ पे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है, तो यही आपका एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, एक स्टेटमेंट आपका खुद पे खुद यहाँ पे बन के खड़ा हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इंटरनेशनल एफर्ट्स करती है कि कैसे हंगर को हराया जाए, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में किस तरीके से भूखमरी को ख़त्म करना है। ये काम किसका है, तो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी का, जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका गोल है कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ना एक फूड सिक्योरिटी होना चाहिए, कोई भी लोग जो है ना भूखे नहीं सोए, इनका ये काम है। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, और इसमें आज के डेट में मेंबर आप देखोगे तो 194 है। हेडक्वार्टर कहाँ है, इटली के रोम में है। वहीं अगर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है, जो कि एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा सेट करती है, और साथ ही साथ जो है इन्वायरमेंट की जो डायमेंशंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो भी यूनाइटेड नेशन सिस्टम के साथ, तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ों पे ये काम करती है। इनका हेडक्वार्टर है केनिया के नैरोबी में। ओके, अब आते हैं रिपोर्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जामिन किया गया है कि फॉरेस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, और जो लोग जो कि फॉरेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, और अच्छे तरीके से बायोडाइवर्सिटी का जो है एक सस्टेनेबल यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है प्रोग्रेस देखने को मिला है, यानी कि जो ग्लोबल टारगेट और जो गोल है फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी को लेकर, उसमें एक अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिला है। इफेक्टिवनेस देखने को मिली है, जो कि पॉलिसीज़ का है, कुछ एक्शंस लिया गया है, साथ ही कुछ अप्रोचेस ली गई है जिसपे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन पे काम किया गया है। अगर हम लोग इश्यूज़ देखें, जो कि यहाँ पे आपका स्टेट ऑफ फॉरेस्ट इस रिपोर्ट का है, तो इसमें आपका रिजल्ट निकल कर आया है एफएओ का, जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 है, उसी का कुछ यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट निकल कर आया है। एफआरए की बात करूँ, जो कि यहाँ पे फॉरेस्ट आपकी रिसोर्स असेसमेंट 2020 है, इसमें जो है ना कुछ यहाँ पे आप लोग देखोगे कि स्टेटस और जो ट्रेंड्स है, मोर देन 60 वेरिएबल रिलेटेड टू कितना एक्सटेंट हुआ है फॉरेस्ट, क्या कैरेक्टरिस्टिक है फॉरेस्ट की, क्या कंडीशन है फॉरेस्ट की, किस तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है, किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है
36 कंट्रीज़ में, और एरिया में वो भी आपका 1990 से लेकर 2020 तक। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे एसेस किया गया है। ओके, की फाइंडिंग देख लेते हैं कुछ इस रिपोर्ट की। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि फॉरेस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो फॉरेस्ट में आप देखोगे कि 80% एम्फीबियंस रहते हैं, 75% बर्ड स्पीसीज़ रहते हैं, 68% मैमल स्पीसीज़ रहते हैं। ओके, स्तनधारी स्पीसीज़ रहते हैं। 60% जो है सारे वेस्कुलर आपके प्लांट्स हैं जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट में अगर आप लोग देखोगे तो 86 मिलियन ग्रीन जॉब्स जो है प्रोवाइड होती है, और यहाँ पे सपोर्ट लाइवलीहुड वो भी 880 मिलियन पीपल्स को वर्ल्ड वाइड, और मोस्ट ऑफ द देम कौन है, तो यहाँ पे विमेन है जिनको यहाँ पे आपका इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। फॉरेस्ट से आप देखोगे तो यहाँ पे वाटर सप्लाई होती है, क्योंकि आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से टैकल करने में काफ़ी हेल्प होते हैं, और हैबिटाट प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे पॉलिनेटर्स को। साथ ही साथ यहाँ पे जो है सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शंस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। फॉरेस्ट के द्वारा एरिया कितना कवर किया गया, तो 31% पूरे ग्लोबल लैंड एरिया का, और मोर देन हाफ ऑफ द जो वर्ल्ड का फॉरेस्ट है वो आप देखोगे कि सिर्फ 5 कंट्रीज़ में ही है, जिसमें हमारे इंडिया का नाम नहीं है। सबसे पहले ब्राज़ील है, क्योंकि अमेज़ॉन फॉरेस्ट आप लोग जानते हो, कनाडा है, रशिया है, और आपकी जो है चाइना है, और यूएस है। इसमें आपका वर्ल्ड का जो है ना हाफ ऑफ द फॉरेस्ट कवर हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की अगर बात करें, यानी कि पेड़ों की कटाई कितना किया जा रहा है और फॉरेस्ट कितना ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं, तो ये जो है आपका कंटिन्यू है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक अलार्मिंग रेट है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इससे काफ़ी ज़्यादा हमारे बायोडाइवर्सिटी को लॉस देखने को मिल रहा है। देखिए, एक आपका वर्ल्ड मैप है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है उसकी प्रोपोर्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ये आपकी ट्रॉपिकल हो गई, क्योंकि आप लोग देखते हो कि इस तरीके से जो है आपका इक्वेटर पास हुआ। यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सॉरी थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इसके बीच वाला जो रीजन होता है ना, इसको हम लोग ट्रॉपिक कहते हैं। तो ट्रॉपिकल में आप देखोगे कि 45% तक आपकी फॉरेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, तो ट्रॉपिकल एरिया में है। उसके बाद ये वाली जो रीजन है जहाँ पे आपका ICIC होता है, इसको हम लोग बोरियल कहते हैं। बोरियल में आपका 27% तक है। फिर यहाँ पे जो ग्रीनिश है इससे नीचे, इसको हम लोग यहाँ पे टेम्परेट कहते हैं। जो आपका एक सेकेंड, ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग टेम्परेट कहते हैं। ओके, तो टेम्परेट में आप देखोगे कि 16% है, थोड़े थोड़े यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो ये आपका लाइट ग्रीन कलर में है, मेहंदी कलर में कह सकते हो, ये सारे एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगे। ये सब ट्रॉपिकल है, जो कि 11% है। तो अगर आपका जो है इस तरीके से अभी आ सकता है कि आप जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करो कि किस किस एरिया में आपका फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना है। तो फॉरेस्ट एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल में है, फिर आपका बोरियल में है, फिर आपका टेम्परेट में है, एंड फिर आपका सब ट्रॉपिकल में है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 2015 से 2020 के बीच में, तो जो डिफॉरेस्टेशन का रेट है ना वो थोड़ा बहुत घटा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं फॉरेस्टेशन पे। दैट्स वाई यहाँ पे पेड़ों की कटाई जो है अब यहाँ पे कम हुई है, अगर हम लोग इसको 1990s के कंपैरिजन में देखें तो। जो फॉरेस्ट एरिया का जो लॉस हुआ है वो भी यहाँ पे घटा है। उसके बाद आप देखोगे कि मोर देन जो 100 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट है वो एडवर्सली, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव तरीके से अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग तो आप लोग देखते हो कितना ज़्यादा आम है। क्योंकि अभी हम लोग देखे थे, मैंगो वाला आम नहीं मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अभी हम लोग देखे थे कि अमेज़ॉन फायर, अमेज़ॉन के फॉरेस्ट में, जंगलों में आग लग गया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन बुश फायर देखने को मिला है, और हमारे इंडिया में तो क्या ही कहना, हर गर्मी में जो है इस तरीके का केस देखने को मिलता है। इवन इंडिया में आप लोग बताइए, चलिए मैं ही बता देती हूँ। इंडिया में जो है ना, अगर मैं टोटल लैंड एरिया की बात करूँ तो 21% ऐसे फॉरेस्ट है जो कि हमारे फायर प्रॉन है, जिसमें कि आग लगने की ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता है। ओके, पेस्ट वगैरह है, कीटनाशक वगैरह ज़्यादा लग जाते हैं। अभी आप लोग टिंडे देख रहे हो, लोकोस्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, कल हम लोग ने पढ़ा भी था। तो उससे भी फॉरेस्ट की जो है ना वो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ट्रीज़ वगैरह वो लोग खा लेते हैं। तो इससे भी फॉरेस्ट की जो है यहाँ पर आप लोग को कमी देखने को मिलेगा। डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन्वेजिव स्पीसीज़ है, यानी कि ऐसे स्पेसीज़ है जो कि ज़रूरत नहीं है लेकिन वो यहाँ पे आके रह रहे हैं। कुछ वेदर इवेंट भी एडवर्स होते हैं, जिसके कारण जो है फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पे कम देखने को मिला है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन आप देखोगे तो आज के डेट में मेन ड्राइवर है एग्रीकल्चर के लिए। लोग जो है बड़े से बड़े पौधे को काट के गिरा देते हैं। फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशंस हो रहा है, जिसके कारण हमारे फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी की कमी देखने को मिल रही है। कुछ एरिया है जहाँ पे डेंस ह्यूमन पॉपुलेशन है, इंटेंस एग्रीकल्चर लैंड है, जैसे कि इंडिया में आप देखोगे तो लेस इंटैक्ट आपको देखने को मिलेगा।
सॉरी इंडिया में आप देखोगे कि यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ है, तो ऑब्वियस होगी। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि किस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी की जो इस टर्म में अगर हम लोग देखें तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करती है। की गोल, टारगेट और इंडिकेटर्स अगर आप लोग देखोगे फॉरेस्ट के रीस्टोरेशन से, तो करेंट जो नेगेटिव ट्रेंड बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, ये हमारे प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करेगी, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिस्पेक्टिव। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन की स्ट्रैटेजिक प्लान अगर आप लोग देखोगे फॉरेस्ट का, तो वर्ल्ड जो है ना वो इस तरीके के ट्रैक में तो नहीं है जिससे कि जो फॉरेस्ट को यहाँ पे मीट कर सके। फॉरेस्ट का जो टारगेट था कि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज़ करना है 2030 तक 3%, तो इस तरीके से टारगेट में तो और ट्रैक में नहीं दिख रहा है। कंजर्वेशन अगर स्पेसीज़ का देखें तो यहाँ पे क्या है ना कि जो प्रोग्रेस है कि किस तरीके से जो भी यहाँ पे नॉन थ्रेटेंड स्पेशीज़ अगर एक्सटेंट हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करने का, और तो इसमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, इंप्रूव हो रही है कंजर्वेशन स्टेटस। फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट अगर इंडेक्स देखें तो ये आपका 53% तक गिर चुका है। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर डेवलप किया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, जो कि यहाँ पर ट्रैक करती है एवरेज चेंजेस, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो वर्टिब्रेट पॉपुलेशंस है अराउंड द वर्ल्ड उसमें कितना ज़्यादा अबेंडेंस हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखा जाता है इंडिया में। हेल्थ रिस्क की बात करें तो फॉरेस्ट जो है ना, इससे हेल्थ रिस्क भी आप देखोगे क्योंकि फॉरेस्ट एसोसिएटेड डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मलेरिया हो गया, छागास हो गया डिजीज़, उसके बाद लाइंग डिजीज़ है, HIV है, इबोला है। तो इस तरीके की जो डिजीज़ है ना वो आपको फॉरेस्ट से ही देखने को मिलेंगे। मेजोरिटी जो न्यू इन्फेक्शस डिजीज़ होते हैं जो कि हमारे ह्यूमन बींग को अफेक्ट करते हैं, जैसे आप लोग कोरोना वायरस भी ले सकते हो, इसका दूसरा नाम SARS-CoV-2 भी है। तो ये भी आप लोग देखोगे कि करंट जो पेंडेमिक है ये जूनोटिक ही है, यानी कि एनिमल से ही आपका ह्यूमन बींग में ट्रांसफ़र हुआ है, और इनकी जो इमर्जेंस है वो भी लिंक किया जा रहा है कि हैबिटाट लॉस होने के कारण है, क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट के एरिया को चेंज कर रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है वो भी फॉरेस्ट एरिया में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग देखोगे कि इससे कहीं ना कहीं जो लिंकअप है, यानी कि फॉरेस्ट से जो डिजीज़ आपका निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में ह्यूमन बींग्स में भी आपका एक्सपोज होते जा रहा है। रिपोर्ट्स के द्वारा कुछ सजेशन भी दिया गया है। सजेशन में ये है कि हमें अब ज़रूरत है कि ट्रांसफॉर्म करना, कि हमें अपनी फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है और जो डिफॉरेस्टेशन है उसको रोकना है और हमारे बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसको रोकना है। साथ ही हमें ज़रूरत है कि अच्छा खासा इफेक्टिव गवर्नेंस होनी चाहिए, एक इंटीग्रेट पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिसमें कि जो भी ये इश्यूज़ है वो इंटर रिलेट है उसको देखना है। लैंड टेन्योर सिक्योरिटी होना चाहिए, राइट्स और जो हक है और जो नॉलेज है लोकल कम्युनिटीज़ का उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंश्योर करना है पॉजिटिव आउटकम्स जो कि दोनों बायोडाइवर्सिटी और पीपल्स से होना चाहिए, जिसमें कि एक आपका रियलिस्टिक बैलेंस होनी चाहिए, कैसे हम लोग गोल्स को कंजर्व करें, डिमांड को कंजर्व करें रिसोर्सेज के लिए जो कि हमारे लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है। कंट्रीज़ को भी यहाँ पे जो है ना करेंट सिचुएशन से थोड़ा सा मूव होना चाहिए जहाँ पे डिमांड हो फूड का, और ये जो है एक अप्रोप्रिएट आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से ही निकल कर आना चाहिए जो कि लार्ज स्केल जो है कंजर्व करें हमारे फॉरेस्ट को, वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के लिए, और जो फॉरेस्ट रिलेटेड जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करना है। तो ये सारा सजेशंस भी जो है आपका इस रिपोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है, तो इस पर भी आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। कुछ फाइंडिंग यहाँ पे आपका बताया जा रहा है जो कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि फॉरेस्ट रिजर्व से है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट रीजनरेशन ज़रूरत है हम लोगों की फॉरेस्ट को फिर से रीजनरेट करना, यानी कि पेड़ों को फिर से यहाँ पे रोपण करना। एशिया की बात करोगे तो हाईएस्ट यहाँ पे नेट गेन है फॉरेस्ट का, वहीं अगर अफ्रीका की बात करें तो लार्जेस्ट एनुअल रेट है हमारे नेट फॉरेस्ट लॉस का, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट की गेन हो रही है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है, और सबसे ज़्यादा जंगलों की जो कमी देखने को मिल रही है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। प्रोटेक्टेड एरिया की आप बात करोगे, प्रोटेक्टेड एरिया कहने का मतलब जैसे कि आपके नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, तो ये सब क्या है ना कि एक स्पेशीज़ को आपके जो है प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का एरिया आपका बनाया गया है। तो 18% है फॉरेस्ट का जो कि वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगा। 25% फॉरेस्ट जो है वो आपका प्राइमरी फॉरेस्ट है, यानी कि फॉरेस्ट है जिसमें कि कोई भी तरीके का आपका क्लियर विजिबल नहीं है इंडिकेशंस कि वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी होता है कि नहीं, तो उस तरीके के फॉरेस्ट को हम लोग प्राइमरी फॉरेस्ट कहते हैं। साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट शेयर है फॉरेस्ट का, वो भी प्रोटेक्टेड एरिया में जो कि 31% है। 10% तक का वर्ल्ड फॉरेस्ट आप देखोगे तो ये यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए अलॉट किया गया है। फॉरेस्ट फायर की अगर हम लोग बात करें तो फायर जो है ना वो यहाँ पे फॉरेस्ट डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा ट्रॉपिक में। फॉरेस्ट फायर जो है यानी कि यहाँ पे 4% जो टोटल फॉरेस्ट की जो एरिया होती है ट्रॉपिक वाले एरिया में वो पूरी तरीके से जल जाती है। कार्बन स्टॉक भी आपका डिक्रीज हो जाता है। कार्बन स्टॉक कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे पेड़ है ना, तो पेड़ क्या करते हैं ना कि जो एटमॉस्फेयर में आपके कार्बन होते हैं उसको कहीं ना कहीं ये सिंक कर लेते हैं, और इस तरीके से आपके फॉरेस्ट में जो है ना ये आके आपका जो है सिंक हो जाता है। लेकिन अगर ये फॉरेस्ट रहेंगे नहीं तो कार्बन कहाँ रहेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में रहेंगे, तो इसी तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा
जाता है। तो जो टोटल कार्बन स्टॉक है फॉरेस्ट में वो भी यहाँ पे कम हो चुका है। 1990 की बात करें तो यहाँ पे 668 गीगा आपका गीगा टन था। वहीं अगर हम लोग 2020 की बात करें तो ये घट के कितना हो गया, 662 गीगा टन्स हो गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, सो गाइज आज यहीं रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि है इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लग रही है, तो बस लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशंस मिलता है। बाकी आप लोग को अगर कोई भी डाउट करे, सजेशंस है, तो आंसर देने के अलावा भी आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि रिसोर्स पॉइंट UPSC के नाम से है। वहाँ पर आपको रिक्वायर्ड सारे UPSC के मटेरियल मिल जाती है, साथ ही मेरे वीडियोज़ के लेसन्स के लिंक भी वहीं पर मिल जाते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।